Good afternoon to all of you. Now we are going to discuss embryology second part. At the previous part we have already discussed about the ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। पिछले पार्ट में हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ब्लास्टोसिस्ट हमारा फॉर्म हो चुका था। ब्लास्टोसिस्ट है क्या? इस ब्लास्टोसिस्ट में दो चीजें बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा इनर सेल मास है एंड सेकंड हमारा ट्रोपोब्लास्ट है जो कि सराउंडिंग लेयर थी हमारी। जो इनर सेल मास था हमारा वो हमारा एम्ब्रियो फॉर्म करेगा एंड जो सराउंडिंग लेयर थी वो हमारी फॉर्म करेगी प्लासेंटा। At the starting of the second week इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ था, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वीक में क्या हो रहा है। ब्लास्टोसिस्ट ने दो चीजें बना ली थी, ठीक है, इनर सेल मास एंड ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, तो जो इनर सेल मास हमारा बना था, तो वो इनर सेल मास कैसे बना था? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स एज यू कैन सी इन दिस इमेज। दिस रेड पोर्शन यू कैन सी इन दिस इमेज के ये है हमारा इनर सेल मास। तो अगर ये इनर सेल मास बना है तो ये एक जगह शिफ्ट हो गया है, तभी ये इनर सेल मास बना है। ठीक है, सेल के अंदर है, दैट्स व्हाई इट इज इनर। ठीक है, मास फॉर्मेशन है क्योंकि देयर आर ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक, तो बाकी पोर्शन में क्या है? बाकी पोर्शन में हमारा है कैविटी। हम सब जानते हैं ब्लास्टोसिस्ट में कैविटी बनती है, तो इस कैविटी को हमने एक नेम दे दिया है, दैट इज C1। ठीक है, कैविटी 1 हमने नेम दे दिया है। ये कैविटी करती क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि इस कैविटी में फ्लूइड फिल्ड होता है। वो फ्लूइड फिल्ड क्या करता है? हमारे इनर सेल मास के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, अब हमारा ये जो फ्लूइड है ये एक्टिवेट हो चुका है, इसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया है इनर सेल मास का। अब इनर सेल मास के बाद क्या बन रहा है हमारा, हम ये डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। ओके, तो फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनर सेल मास ने बेबी बना दिया, ट्रोपोब्लास्ट ने क्या बना दिया? प्लासेंटा बना दिया। लेकिन कैसे फॉर्मेशन होगा वो हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट क्या हो रहा है। जो हमारा इनर सेल मास है उसने क्या किया? उसने फिर से अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। ये था हमारा स्ट्रक्चर 1 जिसमें हमारी बनी थी कैविटी 1। ये है हमारा स्ट्रक्चर 2 जिसमें बनी है कैविटी 2। ठीक है, तो इनर सेल मास ने क्या किया? अपने आप को रीअरेंज किया। रीअरेंज करने पे उसने किया क्या? ये देखिए, आप देख सकते हो इस इमेज में, आप देखिए कि इसने क्या किया। इसने अपने आप को इस तरह से सिचुएटेड कर रखा हुआ है कि एक और कैविटी बन गई है। ये कैविटी तो हमारे पास ऑलरेडी थी C1, हमारे पास न्यू कैविटी कौन सी आ गई है? C2। ठीक है, दिस वन इज C2। ये C2 कैविटी हमारे पास आ गई है। तो अब हम ये देखेंगे कि C2 कैविटी बनी कैसे। तो C2 कैविटी बनी इस तरह से कि हमें क्या करना है, आई मीन टू से कि इस एम्ब्रियोलॉजी में करना क्या है, बेबी के लिए एक स्पेशल स्पेस चाहिए। ठीक है, वो स्पेशल स्पेस कौन दे रहा है? हमारा इनर सेल मास। ठीक है, इसी के अंदर बेबी का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए कैविटी की नीड थी जो कि कैविटी हमारे इनर सेल मास के थ्रू बन गई है। अब अगर कैविटी बनी है तो सेल्स का अरेंजमेंट भी हुआ होगा। सेल्स का अरेंजमेंट कैसे हुआ है? इस कैविटी को हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इनर सेल मास कैविटी दे रहा है, दिस कैविटी इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी। ओके, स्टेप 2 में क्या हो रहा है? प्रोसेस ऑफ द सेल डिफरेंशिएशन। अब दिस वर्ड सेल डिफरेंशिएशन मींस कि यहाँ पे कुछ सेल्स जो हैं वो अपना साइज और शेप दोनों को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये साइज और शेप चेंज नहीं करेंगे तो इनका जो पर्टिकुलर फंक्शन है, इनका जो मेन अपने अपने सेल्स का जो पर्टिकुलर मेन फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसके लिए इनको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और इन्होंने क्या किया? अपना साइज और शेप चेंज किया। ठीक है, ओके। अगर आपको क्लियर स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पे आप क्लियर स्ट्रक्चर देख सकते हो। पहले हमारा इनर सेल मास एक साइड में कलेक्टेड था, फिर इनर सेल मास ने सोचा कि मुझे एम्ब्रियो के लिए एक स्पेशल स्पेस चाहिए जिसको हमने एमनियोटिक कैविटी बोल दिया, दैट इज C2। ठीक है, कैविटी सेकंड, कैविटी 2 बना दिया विद द हेल्प ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। सेल्स ने अरेंजमेंट किया, बीच में स्पेस दे दिया और कैविटी 2 बन गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैविटी 2 जो है और कैविटी 1, सॉरी दिस इज लाइक, ये थी हमारी कैविटी 2।
ठीक है, दिस इज कैविटी 1 जो हमारे पास पहले से थी, जो ब्लास्टोसिस्ट के टाइम पे बन गई थी। अब इन दोनों के बीच को कौन, इन दोनों की कैविटी के बीच में कौन डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम स्लाइड में देख लेते हैं कि कौन डिफरेंशिएट कर रहा है इन दोनों को और उसका क्या रोल है। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी चीजें या जो भी सेल्स या कह सकते हैं जो भी लेयर ऑफ द सेल्स इन दोनों को डिवाइड कर रही हैं, डिफरेंशिएट कर रही हैं, वो तीनों लेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अवर बॉडी या कह सकते हैं ऑफ अवर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। वो तीनों लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए भी और हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ के लिए भी। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ द न्यू टाइप ऑफ द सेल्स, अलग तरह के सेल्स बन रहे हैं, स्पेशल सेल्स मैंने आपको बोला है कि वो बनेंगे, ठीक है, विच फर्दर फॉर्म द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वो सेल्स बन क्यों रहे हैं, एज वी ऑल नो डैट कि हमारी पूरी बॉडी हमारे सेल्स से मिलकर बनी होती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग जो कि आपको लर्न करना पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक। तो एक्टोडर्म जो है द अबव लेयर आप कह सकते हो, मैं आपको अभी डीप में एक्सप्लेन करूंगी इसे। दिस वन इज एक्टोडर्म, ठीक है। तो ये किसके बीच में आपको दिख रही होगी, आप सोचो कि ये एक्टोडर्म कहाँ पे आपको मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे ट्रोपोब्लास्ट के और हमारे मीसोडर्म के बीच में एक लेयर मिल रही है, दैट इज एक्टोडर्म, ठीक। अब एक्टोडर्म का मेन फंक्शन क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे देख लेते हैं एक्टोडर्म का मेन फंक्शन क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये तीन लेयर कहाँ से आ गई, अगर ये तीन लेयर नहीं बनेंगी तो हमारी कैविटी डिफरेंशिएट नहीं होंगी। अब किसी भी चीज को डिवाइड करना है तो बीच में हमें एक लाइन डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से दो चीजों को हम डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो, एक लाइन की जगह यहाँ पे तीन सेल्स की लाइन डिवाइड कर रही है दोनों कैविटी को, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है या सेल्स की जो लाइनिंग बन रही है दैट इज नोन एज एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म का मेन फंक्शन क्या है, बनती है तो इसका मेन फंक्शन भी होगा, तो इनका मेन फंक्शन क्या है आपको लर्न करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, पेन से आप लर्न कर सकते हैं कि पेन बना रही है, तो पेन मीन्स पी फॉर पिगमेंट, ई फॉर एपिडर्मिस जो कि हमारी स्किन की लेयर होती है, एंड एन फॉर नर्वस टिश्यू, ठीक है। सो एक्टोडर्म का अब आपको मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ में आ गया होगा कि एक्टोडर्म बन क्यों रही है, क्योंकि इसको तीन इंपॉर्टेंट चीजों को बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिगमेंट हमारी स्किन पे मिलते हैं, पिगमेंटेशंस मिलते हैं, वो पिगमेंट क्योंकि ये स्किन भी बना रही है, देखिए एपिडर्मिस बना रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो पिगमेंट्स होते हैं वो बना रही है, और जितने भी नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्व सेल आप कह सकते हो, ठीक है, नर्वस टिश्यूज आप कह सकते हो, वो सारी चीजें कौन बना रहा है, एक्टोडर्म बना रही है। अब सेकेंड लेयर आ जाते हैं जिसको हम मिडिल लेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्टो और एंडो के बीच की लेयर है, इसलिए हम इसे मिडिल लेयर भी बोल सकते हैं। सो लर्न करने के लिए सिंपल सी चीज है, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मीसो, ठीक है। तो मीसो टर्म जो है इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका भी एक मेन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल SRTCS जो हमारी गवर्नमेंट बसेस चलती हैं तो उसके नाम से आप इसको लर्न कर सकते हो। SRTs की बसेस चलती हैं हमारी गवर्नमेंट बसेस, तो उससे आप लर्न कर लो SRTCS। S मीन्स स्केलेटन, सो ये क्या बना रही है, हमारी पूरी बोन का फॉर्मेशन कर रही हैं। सो मीसोटर्म इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे बोन का फॉर्मेशन कर रही हैं। अब आप सोच रहे होगे कि जब एक टाइम पे आता है कि कभी आपने शायद केस देखा होगा कि अबॉर्ट करा दे रहे हैं क्योंकि बोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मीसोटर्म में डिफेक्ट होता है। कभी कभी ऐसा केस आता है कि जिसमें लगता है ये USG से पता चलता है कि जो हमारी बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि मीसोटर्म में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो मीसोटर्म क्या कर रही है, हमारी पूरी बॉडी के बोन्स का फॉर्मेशन कर रही है। R फॉर RBCs, तो हमारे RBCs कहाँ बनते हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब फीटल लाइफ होती है तो हमारे RBCs बनते हैं हमारे स्प्लीन और हमारे लीवर के अंदर। सो बट बनाने का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मीसोटर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा T।
टी फॉर ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी। तो किडनी के जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कि किडनी के अगर हम क्रॉस सेक्शन ऑफ द किडनी करेंगे तो किडनी के अंदर हमारे पास ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो ट्यूब्यूल्स आगे चल के पेल्विस में मिल जाते हैं। पेल्विस बोन नहीं, पेल्विस किडनी में होती है। जो ब्रॉड ट्यूब्यूल होता है उसको हम पेल्विस बोलते हैं किडनी के अंदर। जब हम उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, अगर हम किडनी को कट कर दें तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मैं डीपली नहीं जाऊंगी क्योंकि रिवाइज अगर आपको करना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। ओके, सो ये ट्यूब्यूल्स जाके, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स एक साथ जाके एक कॉमन एरिया में मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं पेल्विस। तो इन ट्यूब्यूल्स को फॉर्म कौन करता है? हमारा मेसोडर्म। ओके, नेक्स्ट है हमारा सी फॉर कार्डियक मसल। सो मेसोडर्म का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है कि वो कार्डियक मसल को भी फॉर्म करता है एंड स्मूथ मसल को भी फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द थर्ड वन, जो हमारी लास्ट वन है, दैट इज एक्टोडर्म। हाँ, दिस वन इज एंडोडर्म, सॉरी। सो एंडोडर्म और एक्टोडर्म में प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। जो एंड पोर्शन में आपको मिल रही है दैट इज नोन एज एंडोडर्म, एंड जो आपको अबव पोर्शन में मिल रही है दैट इज नोन एज एक्टोडर्म। तो एंडो और एक्टो में बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, बिकॉज एम फॉर मिडिल, एम फॉर मीसो, ठीक है। एंड पॉइंट पे है या एंड पोर्शन पे है तो वो हमारी हो गई एंडोडर्म, और जो लास्ट बची है हमारी एक्टो, तो वो हमारी सबसे ऊपर वाली हो गई एक्टोडर्म, ठीक है। तो ये एंडोडर्म जो है वो किसके बीच में आपको शो हो रही होगी? एक तो मेसोडर्म के जस्ट बिलो है, ठीक है। एंड जो हमारे ट्रोपोब्लास्ट हैं, जो नीचे वाले हमारे ट्रोपोब्लास्ट हैं, उनके और मेसोडर्म के बीच में जो भी लेयर आपको दिख रही है दैट इज एंडोडर्म। सो एंडोडर्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज पीटीएल। पीटीएल मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द पैनक्रियाज, थायराइड एंड लंग्स, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी हैं, अगर आपको कोई भी कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन मिलता है किसी भी बेबी में, या बाद में निकलता है कि कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हुआ होगा बेबी में, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। अगर इन तीनों लेयर्स में, सेल्स की जो ये लेयर्स हैं, इन तीनों में कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो हमारे ऑर्गन फॉर्मेशन में डिफेक्ट आएगा ही आएगा। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द एमनियोटिक कैविटी एंड द यॉल्क सैक। सो मैंने आपको ये नहीं बताया बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी, कि मैंने आपको बोला था कि C1 C2 दो तरह की हमारे पास कैविटी बन रही है। ये C1 C2 मैंने आपको सिर्फ लर्न कराने के लिए नाम दिया है, तो दिस इज नॉट लाइक बुकिश लैंग्वेज और वट एवर। तो आप ये C1 C2 सिर्फ अपने लर्न करने के लिए यूज करिएगा बस, ठीक है। तो C1 C2 हमारी जो बन रही थी कैविटी 1 और कैविटी 2, तो कैविटी 1 जो हमारी बन रही थी वो आगे चल के यॉल्क सैक कैविटी में चेंज हो जाएगी। यॉल्क सैक कैविटी क्या है? वो प्लासेंटा के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज नोन एज यॉल्क सैक। एंड जो C2 कैविटी है दैट इज दिस ब्लू पोर्शन इज C2 कैविटी, दिस वन इज C2 कैविटी। तो ये C2 कैविटी हमारी बन जाएगी एमनियोटिक कैविटी। अच्छा, एमनियोटिक कैविटी क्या है ये भी आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड होता है एक, जिसमें बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है? ये एक तरह का वाटरी फ्लूइड होता है, कह सकते हैं। ये बेबी को न्यूट्रिशन के साथ साथ कुशन प्रोवाइड करता है। कुशन मीन्स होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कोई भी मदर प्रेग्नेंट है और उसके एब्डोमेन पे कोई भी प्रेशर आया, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, प्रेशर आया, तो डायरेक्ट बेबी को इंजरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेबी के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड है और एमनियोटिक कैविटी है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा इसका फंक्शन। आगे हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे। देन अब यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ दी कैविटी। अब ये कैविटी कैसे बन रही है एंड जो हमारा यॉल्क सैक है, जो हमारी C1 है, उसका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, आई मीन उसका जो फंक्शनल फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, और हमारी C2 का फंक्शनल फॉर्मेशन वो कैसे हो रहा है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो डे 8 से 14 के बीच में जितना भी फॉर्मेशन हो रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा 14 के पहले, ठीक है। 8 के बाद एंड 14 के पहले
हमारा कंप्लीट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं सेकेंड वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, सो एमनियोटिक कैविटी अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो आप खुद ही सिंपली देख सकते हो कि जो हमारी एमनियोटिक कैविटी है वो कहाँ तक लिमिटेड है। पहली चीज तो वो अबव पोर्शन ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट से स्टार्ट हो गई है एंड बिलो वो कहाँ पे एंड हुई है, बिफोर द मेसोडर्म, या आप कह सकते हैं एक्टोडर्म पे वो एंड हो चुकी है। ठीक है, सेम अगर यॉल्क सैक की बात करते हैं तो यॉल्क सैक भी कहाँ से स्टार्ट हुई है, जस्ट बिलो द मेसोडर्म, या आप कह सकते हैं कि एंडोडर्म से स्टार्ट हुई है एंड लोअर पोर्शन ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट पे एंड हो गई है। सो दिस पोर्शन को जो हमारी एंडोडर्म है उसको हम हाइपोब्लास्ट भी बोलते हैं। हाइपो मीन्स कम, लो। ठीक है, तो ये लोअर पोर्शन पे है इसलिए हमने हाइपोब्लास्ट भी बोला है। वैसे आप एंडोडर्म इट्स लाइक गुड वर्ड, तो आप उसको लर्न कर सकते हैं इजिली। हाइपोब्लास्ट भी आप बोल सकते हैं, इट्स ओके। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, हम देख लेते हैं। तो मैं आपको ये चीज तो बता ही चुकी हूँ कि एमनियोटिक सैक जो है वो एम्ब्रियो के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यॉर्क सैक जो है वो मदर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मदर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको प्रोवाइड कर रहा है, एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर रहा है। अब दिस डायग्राम इज सो इम्पोर्टेंट। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कुछ फोल्ड बन रहे हैं, ये देखिए, दिस फोल्ड इज फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड इज नोन एज एम्ब्रियोनिक फोल्ड। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अगर मैंने इसको एम्ब्रियोनिक फोल्ड बोला है तो ये एम्ब्रियो होगा या बेबी होगा। ठीक है, तो बेबी में एक फोल्ड आ जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक फोल्ड आता है जिसको हम बोलते हैं दिस वर्ड एम्ब्रियोनिक फोल्ड। अब ये फोल्ड हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, इसका मेन पर्पस क्या है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर डिस्कशन आप एक इसको व्यू कर लीजिए कि किस तरह से फोल्ड हो रहा है। सो जब हमारा प्रॉपर सेकेंड वीक में यॉल्क सैक कैविटी और हमारी एमनियोटिक कैविटी कंप्लीट हो जाती है, तब हमारा स्टार्ट होता है एम्ब्रियो का फोल्ड हो जाना। ठीक है, तो एम्ब्रियो यहाँ से फोल्ड हो चुका है, एज यू कैन सी दैट। तो फोल्ड होने के बाद आपको दो एंड दिख रहे होंगे, दो लेटरल साइड में, यानी साइड्स में दो एंड आपको दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट इज दिस वन इज क्रेनियल फोल्ड एंड काउडल फोल्ड। ठीक है, तो एक एंड हमारा बनाता है हेड और एक एंड हमारा बनाता है टेल। सो क्रेनियल जो है हमारा वो हेड पोर्शन है और काउडल जो है हमारा वो है हमारा टेल पोर्शन। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हम इसका प्रोसेस एक बार देख लेते हैं कि हो कैसा रहा है ये सब। तो इससे पहले जो भी कुछ हो रहा था हमारा 14th डे के अंदर अंदर सब कुछ हो जा रहा था। ठीक है, 15th डे पे हमारा फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। नाउ अब 16 से 18th डे पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फोल्डिंग के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीट हो रही हैं। फर्स्ट है हमारा नोटोकॉर्ड। ठीक है, दिस वर्ड नोटोकॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सो नोटोकॉर्ड हमारा अब क्या हो रहा है, फोल्ड तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे होना क्या है कि बेबी के अंदर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होना है। सिंपल सी चीज है, फोल्ड होने का पर्पस ही यही है कि बेबी का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, फोल्ड होने का मतलब क्या है, बेबी का स्ट्रक्चर बन रहा है, आउटर स्ट्रक्चर बेबी का बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे इनर भी स्ट्रक्चर बनना है। ठीक है, तो इनर स्ट्रक्चर कब बन रहा है हमारा, 16 से 18th डे पे हमारा इनर स्ट्रक्चर की तैयारी हो रही है। ठीक है, प्रिपरेशन हो रही है। तो प्रिपरेशन किससे स्टार्ट हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट हो रही है। ओके, क्योंकि हमारे जो बेबी है उसको पहला एक सपोर्ट चाहिए। हम सब जानते हैं कि अगर हमारा वर्टिब्रल कॉलम नहीं हुआ, हमारी बैकबोन नहीं हुई, तो ना हम चल पाएंगे, ना लेट पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई एक्टिविटी हमारी नहीं होगी। तो नेचर ने क्या किया, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बनाई, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द बेबी। सो वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ हमारा हेड भी बन रहा है। तो हम सब जानते हैं कि वर्टिब्रा और हेड को मिला के हमारा कौन सा स्केलेटन बनता है, हमारा बनता है एक्सियल स्केलेटन। ओके, अब एक्सियल स्केलेटन कौन सा है ये देख लीजिए, ये देखिए, दिस इज एक्सियल स्केलेटन। तो हमारा नोटोकॉर्ड के टाइम पे क्या क्या बन रहा है, हमारा ये बन रहा है, क्या कहते हैं उसको, क्रेनियल हमारा बन रहा है, हेड के जितने भी बोन्स हैं वो फॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, रिब्स हमारी फॉर्मेशन हो रही है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम फॉर्मेशन हो रही है, एंड हमारी कॉकेक्स एंड सैक्रम एंड कॉकेक्स हमारी फॉर्म हो रही है। इतना हमारा आता है एक्सियल स्केलेटन के अंडर में।
ओके तो फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, हेड बन रहा है, वर्टिब्रल कॉलम बन रहा है, ठीक है। कैसे बन रहा है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी, इस पोर्शन में बन चुका है ऑलरेडी। पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो हमारी एक्टोडर्म थी, मैंने आपको बताया था कि एक्टोडर्म का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो हमारी एक्टोडर्म जो सबसे ऊपर वाली सेल्स के लेयर थी, वो क्या हुई, वो थिक होना शुरू हुई, ठीक है, थिक होना शुरू हुई और एक दूसरे में जाके फोल्ड हो गई। नेक्स्ट वाली इमेज में मैं आपको प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। ये वाले इमेज में देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या था, नोटोकॉर्ड हमारा, देखिए पहले से ही हमारे पास एक प्लेट या रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ये देखिए हमारा नोटोकॉर्ड था, ये बेबी का पूरा स्ट्रक्चर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरा बेबी है, ठीक है। बेबी में हमारे पास ऑलरेडी एक नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर था। नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमारी थी वो थी हमारी एक्टोडर्म, ठीक है। अब इस एक्टोडर्म ने क्या किया, फोल्ड बनना स्टार्ट हो गए, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक फोल्ड। अब आप इस फोल्ड को देखिए, इसको बोलते हैं, ये जो फोल्ड बने हुए हैं इनको बोलते हैं, ये जो फोल्ड बने हुए हैं एम्ब्रियोनिक फोल्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक फोल्ड बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। एम्ब्रियोनिक फोल्ड बनते 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 क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया या एक टाइम ऐसा आया कि ये दोनों फोल्ड एक दूसरे से जाके अटैच हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको, ये रहा हमारा अटैचमेंट ऑफ द फोल्ड, दोनों फोल्ड का अटैचमेंट हो गया। और ये अटैचमेंट क्या है, दिस अटैचमेंट इज एपिडर्मिस, राइट। हमने डिस्कस किया था कि एक्टोडर्म जो है वो एपिडर्मिस बना रही है। देखिए एक्टोडर्म सबसे ऊपर है तो वो स्किन हमारी कहाँ होती है, सबसे ऊपर होती है, तो वो हमारी बना रही है एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये दोनों जो एम्ब्रियोनिक फोल्ड हुए थे, इन्होंने फाइनली बना क्या दिया, एपिडर्मिस बना दिया, ठीक है, हमारी स्किन की लेयर बना दी। अब जब ये दोनों फोल्ड हुए हैं, अगर आप इमेजिन करो, ये दोनों जब फोल्ड होंगे तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल प्लेट, ये न्यूरल प्लेट भी फोल्ड होगा, सिंपल सी चीज है। और न्यूरल प्लेट जैसे ही फोल्ड होगा तो एक जगह पे क्या होगा कि एक होल बन जाएगा। यहाँ पे देखिए एक होल बन गया है, दिस होल इज नोन एज न्यूरल ट्यूब, ओके। सो यहाँ पे न्यूरल ट्यूब हमारा बन चुका है। आपको पता है कि ये न्यूरल ट्यूब बाद में जाके क्लोज हो जाता है, अगर नहीं क्लोज होगा तो उसको हम कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी मानते हैं, ठीक है। सो न्यूरल ट्यूब हमारा यहाँ पे बन चुका है क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो एक्टोडर्म है वो फोल्ड हो चुका है। इसके फोल्ड होने की वजह से जो हमारा न्यूरल प्लेट था वो भी फोल्ड हो गया और एक न्यूरल ट्यूब बन गया। सो मैं आपको जब बता रही हूँ कि ये जो न्यूरल हमारा ट्यूब है वो आगे चल के क्लोज हो जाएगा, तो वो कब क्लोज होगा, वो क्लोज होगा 21 से 26 डे पे क्लोज होगा, 21 से 26 डे ऑफ द प्रेगनेंसी पे ये क्लोज होगा। अब हमारा ये सारी चीजें हो गई, अब हमारा आ जाता है एंड ऑफ द थर्ड वीक एंड स्टार्टिंग ऑफ द फोर्थ वीक। एंड फोर्थ वीक के एंड तक हमारा जो भी मैं अब आपको डिस्कस करने जा रही हूँ वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो क्या क्या कंप्लीट होगा, अब हमारे यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ ब्रेन, ठीक है। इवेंचुअली हमारा क्या बन गया, यहाँ पे ब्रेन बन गया, ठीक। किस साइड से ब्रेन बना हमारा, जो हमारा हेड साइड था, मैंने आपको बोला था क्रेनियल साइड, दो फोल्ड बने थे हमारे, क्रेनियल एंड काउडल। तो क्रेनियल साइड में जो हमारा क्रेनियल साइड जो हमारा बना था फोल्ड, उस साइड पे हमारा क्या बनेगा, हेड बनेगा, हेड के साथ साथ हमारा ब्रेन बनेगा। और जो हमारा काउडल फोल्ड था उस साइड पे हमारी क्या बनेगी, एक टेल बनेगी, या कह सकते हैं कि वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट करेगी, ठीक है। वो टेल बाद में डीजनरेट हो जाती है। सो मे बी अब आपको क्लियर हुआ होगा कि पहले के टाइम पे जो ह्यूमंस होते थे उनकी टेल हुआ करती थी, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो काउडल वाली पोर्शन है वो डीजनरेट नहीं होता था, लेकिन अब के टाइम पे ये डीजनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ द जो भी हमारा क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एट द एंड ऑफ द फोर्थ वीक हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो जाती है। और क्या क्या हमारा कंप्लीट होता है, हमारे लेटरल साइड में कुछ स्पेशल चीजें बनती हैं, ठीक है, दैट इज न्यूरल क्रस्ट, एक्टोडर्मल सेल्स, ठीक है, एंड सेंसरी नर्व सेल्स एंड द अदर स्ट्रक्चर। सो जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी होती है उसके आसपास का जितना भी स्ट्रक्चर है वो भी हमारा फॉर्मेशन हो जाता है, कब तक हो जाता है, एट द एंड ऑफ द फोर्थ वीक ऑफ द
प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के 4th वीक के एंड पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, हमारा ब्रेन बन जाता है, हमारे जो बैकबोन की जितने भी वर्टिब्रास हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। सो अब बन तो जाता है, लेकिन उसके लिए भी एक स्पेशल, कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ स्पेशल ऑर्गन होता है या पार्ट होता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन का एक पार्ट होता है, स्पेशल पार्ट, दैट इज नोन एज सोमेटिड्स, ठीक है, या कह सकते हैं सोमाइट्स, वट एवर यू वांट टू से, कि सोमाइट्स या सोमेटिड्स कुछ भी, ठीक है। तो ये सोमाइट्स क्या करता है, ये बनाता है हमारा पर्टिकुलर वर्टिब्रा को। मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रा हमारा कंप्लीट हो जाता है, पर उसका फॉर्मेशन कौन करता है, ये हमारा करता है सोमाइट्स, ठीक है। तो सोमाइट्स यहाँ पे देख लीजिए, इसके बहुत सारे फंक्शन है। हमारे कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करता है, हमारे रिब्स का, मसल्स का, लिम्स का, एब्डोमेन का वॉल, एब्डोमिनल वॉल क्योंकि वो स्किन से कवर्ड है, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल, हमारी बैक, हमारी टंग एक हमारी मसल होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी होती है, हम सब जानते हैं, ठीक है। उसका टेंडेंस का, ठीक है, कनेक्टिव मसल्स का, बोन्स का, डर्मिस, एपिडर्मिस, ब्लड वेसल्स का, ये सारी चीजें कंप्लीट कौन करता है, हमारा सोमाइट्स। और ये सब हो कब रहा है, एट द 20th डे ऑफ द पीरियड ऑफ द जेस्टेशन या 20th डे ऑफ द प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो रही हैं। So this is the 4th week of the period of the gestation at the time of the pregnancy. So in this 4th week of the period of the gestation, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे organs हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है बेबी का, एम्ब्रियो का, जो कि कंटिन्यूअस डेवलप हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फेरेंजियल आर्क्स, ठीक है। फेरेंजियल आर्क्स मीन्स क्या होता है, जो फेरिंग्स होता है हमारा, वो कई पार्ट में डिवाइड होता है और उसके आर्क होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे फेरेंजियल आर्क्स। तो फेरेंजियल आर्क्स डिस्कस करने से पहले CRL करेंगे, दैट इज क्रोन रम्प लेंथ। सो इस क्रोन रम्प लेंथ मीन्स होता है द लेंथ फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, या कह सकते हैं फ्रॉम द हेड पॉइंट टू द लास्ट टो पॉइंट तक, ठीक है, जो कि इस टाइम पे हमारी कितनी है, 5 मिलीमीटर तक की है, ठीक है। तो हेड से लेग तक की जितनी भी लेंथ है एम्ब्रियो की, वो कितनी है, 5 मिलीमीटर, ओके। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि फेरेंजियल आर्क्स बन गए हैं। तो फेरेंजियल आर्क्स आर फॉर्म्ड, दैट इज फेरिंग्स आर ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप्स के फेरिंग्स होते हैं, हम सब जानते हैं, दैट इज नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो नेजोफेरिंग्स क्या होता है, जो नेजल कैविटी में फेरिंग्स होते हैं, दैट ऑल आर नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो हमारी ओरल कैविटी यानी माउथ में होते हैं, दैट इज ओरोफेरिंग्स। एंड लैरिंगोफेरिंग्स जो कि हमारा वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स, उसके जस्ट पोस्टीरियर और पीछे वाले पोर्शन में जो स्पेस होता है, दैट इज नोन एज लैरिंगोफेरिंग्स। सो यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो चुका है। माउथ का जो माउथ का जो फेरिंग्स है, जो आपका नेजल कैविटी का फेरिंग्स है, एंड जो आपका लैरिंग्स के जस्ट पोस्टीरियर पोर्शन वाला फेरिंग्स है, वो अपनी अपनी पोजीशन लेने लगा है, दैट ऑल नोन एज आर्क्स। देन नेक्स्ट है हमारा मैक्सिला और मैंडिबल, दोनों ही फॉर्म होने लगे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मैंडिबल है वो हमारे लोअर जॉ को बोलते हैं एंड मैक्सिला हमारे अपर जॉ को बोलते हैं। तो मैक्सिला और मैंडिबल का स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगा है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि माउथ का स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगा है। देन और कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे डेवलप हो रहे हैं, एक है हमारा अपर लिम्ब बड्स। तो अपर लिम्ब बड्स का मीनिंग होता है जो हमारे हैंड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 लिम्ब्स होते हैं, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ये आपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा। सो अपर लिम्ब क्या होता है, दोनों हैंड्स, एंड लोअर लिम्ब हमारे दोनों लेग्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेशन किसका हो रहा है, दोनों हैंड्स का, बड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बड्स क्या है, बड्स एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको शो कर देती हूँ, दिस इज बड्स। एक शेप बनने लगा है हमारे हैंड्स का, ठीक है। किस टाइम पे बन रहा है, एट द 4th वीक ऑफ द जेस्टेशन पे बन रहा है। देन फॉर ब्रेन एंड ऑप्टिक पिट्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये फॉर ब्रेन और ऑप्टिक पिट्स क्या है आप सोच रहे होगे, तो आगे एक बार मैं इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो दिस इज आवर फॉर ब्रेन, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फॉर ब्रेन, ओके, दिस इज लाइक वेरी ब्रॉड, फॉर ब्रेन,
देन ये हमारा मिड ब्रेन हो गया एंड हमारा हिंड ब्रेन, ठीक है। तो इस ब्रेन का, इस वाले पोर्शन का, ये जितना भी ये पोर्शन है ना, इस ब्रेन के इस पोर्शन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। देन हमारी आती है ऑप्टिक पिट्स। तो ऑप्टिक पिट्स क्या होते हैं? ऑप्टिक चियाइज्मा को भी हम ऑप्टिक पिट्स बोलते हैं। ऑप्टिक कियाइज्मा बोल लीजिए या ऑप्टिक चियाइज्मा बोल लीजिए। तो ऑप्टिक कियाइज्मा का मेन फंक्शन क्या होता है कि ऑप्टिक जो नर्व होती है उसके कुछ फाइबर्स, ऑप्टिक नर्व किस लिए होती है? हमारी विजुअलाइजेशन के लिए होती है, ठीक है, हमें देखने के लिए होती है, विजुअल थिंग्स करने के लिए होती है, ठीक है। विजुअल के लिए हमारी कौन वर्क करता है? ऑप्टिक कियाइज्मा। अब इन ऑप्टिक कियाइज्मा का कुछ जो पार्ट्स है या कुछ फाइबर्स हैं वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है हमारे ब्रेन में, ठीक है। अब जिस पार्ट में हमारे ब्रेन में फाइबर्स जा रहे हैं उस कॉमन पॉइंट या उस मेन पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिक कियाइज्मा या ऑप्टिक पिट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी आईज हो गई, ठीक है। ऑप्टिक नर्व आप इतना समझ लीजिए कि ऑप्टिक नर्व हमारा विजुअलाइजेशन के लिए होता है। हमारी आईज में ऑप्टिक नर्व होती हैं जो कि हमारे विजुअल प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं, हमें दिखाई देता है। तो वो किसके थ्रू दिखाई देता है? ऑप्टिक पिट्स के थ्रू या ऑप्टिक कियाइज्मा के थ्रू दिखाई देता है। सो ऑप्टिक पिट्स या कियाइज्मा के जो भी फाइबर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन पास करने के लिए या कह सकते हैं जो कि हमारी विजुअल एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए बनते हैं, वो ब्रेन में आके कहीं ना कहीं अटैच होते हैं, ठीक है। ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। तो वो डायरेक्ट कनेक्शन जो कॉमन कनेक्शन हो गया ब्रेन और ऑप्टिक कियाइज्मा का, उस पोर्शन को हम ऑप्टिक पिट्स भी बोलते हैं। सो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिक कियाइज्मा का फंक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट होता है। हमारी लेफ्ट आई जो है वो हमारे राइट विजुअल दिखाती है, राइट साइड के विजुअलाइजेशन दिखाती है, और हमारी राइट आई हमारे लेफ्ट साइड के ऑब्जेक्ट्स को दिखाती है, ठीक है। तो अगर हम अभी इस टाइम देख रहे हैं तो हमारी जो राइट आई है वो जितने भी लेफ्ट एरिया में चीजें हैं, कोई भी चीज है, वो हमारे राइट आई उनको दिखा रही है, और हमारे लेफ्ट आई हमारे राइट साइड की चीजों को दिखा रही है, ठीक है। सो ये हो गया ऑप्टिक पिट्स। सो इधर देख लीजिए आप, इतना सारा फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फोरब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ऑप्टिक चियाइज्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और ये सारी चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 4th वीक में। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अगर कंप्लीट व्यू देखना है तो यू कैन सी दिस कि ये हमारा कंप्लीट व्यू हो गया। ये हो गया ऑप्टिक पिट हमारा, ठीक है। एक सुपरफिशियली दिखाया गया है कि ऑप्टिक पिट हमारा कहाँ पर है। नेक्स्ट मूव करते हैं 5th वीक पे। तो 5th वीक में हमारा क्या आ रहा है? माइनर चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस 5th वीक में नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? मेनली हमारा फोकस किस पे जा रहा है? हेड पे जा रहा है। इस टाइम पे हेड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत फास्टली हो रहा है 5th वीक में। पर्टिकुलरली किसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है? हमारे हेड का। सो यू कैन सी दिस, यहाँ पे हेड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। देन सेकेंड फेरेंजियल आर्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था फेरेंक्स का धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। यहाँ पे एक फर्स्ट आर्क हो गया, सेकंड आर्क हो गया, थर्ड आर्क हो गया, ठीक है। इस तरह से आर्क होते हैं फेरेंक्स के, तो वो सेकेंड फेरेंजियल आर्क हमारा यहाँ पे बन रहा है। देन सर्वाइकल साइनस ऑन दी बोथ साइड, ठीक है, कुछ छोटा सा डिप्रेशन टाइप का बन रहा है। नेक्स्ट इमेज में दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज सर्वाइकल साइनस, ठीक। यहाँ पे हमारी सर्वाइकल बोन होती है नेक के साइड में, ठीक है। नेक के साइड में जो हमारी सर्वाइकल हमारी स्टार्ट होती है, ठीक, वहीं से हमारा एक डिप्रेशन बनता है, वो है हमारा सर्वाइकल साइनस, ठीक है, जो कि हमारे 5th वीक में बन रहा है। 5th से 8 वीक में ये सारी चीजें कंप्लीट हो रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द 5th वीक इज, जैसे कि 4th वीक में क्या इंपॉर्टेंट था हमारा? 4th वीक में हमारे बर्ड्स बन रहे थे, ठीक है, हैंड बर्ड्स बन रहे थे, ये सारी चीजें बन रही थी। 5th वीक में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो हेड का फॉर्मेशन हो रहा था, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही ब्लड सप्लाई होती है बेबी को। अब अम्बिलिकल कॉर्ड हम सब जानते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनेक्शन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, डायरेक्ट प्लासेंटा से कनेक्शन होता है, जिसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, जो कि किस टाइम पीरियड पे बन रही है? 5th वीक ऑफ द पीरियड ऑफ द जेस्टेशन पे बन रही हैं। यानी मदर का कौन सा वीक चल रहा है? 5th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी चल रहा है, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर दोनों ही बन चुका है इस वीक में। आउटर स्ट्रक्चर उसका स्मूथ ही बना है
और इनर स्ट्रक्चर में आपके 2 आर्टरी और 1 वेन का फॉर्मेशन हो चुका है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारा कि जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो भी पूरा कंप्लीट हो रहा है स्लोली स्लोली। सो फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट भी यहाँ पे हो रहा है। हार्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज वेंटिकल्स, जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं वो सारे भी फॉर्म हो रहे हैं स्लोली स्लोली। वेंटिकल्स का हर एक इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनिंग तो अभी नहीं है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा मेंटेन हो रहा है किस वीक में, एट द 5th ऑफ द जेस्टेशनल वीक। फिर यहाँ पे जो हमारे लिम्स थे जो कि अभी तक 4th वीक में हमारे सिर्फ अपर लिम्ब मेंटेन हो रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिम्फ्स का प्रॉपर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेशन इन द सेंस कि कितने जो फिंगर्स हैं वो हमारे कितने पार्ट में डिवाइड है। जैसे हमारे पास पूरी हैंड्स में 10 फिंगर्स होती हैं, सॉरी 8 फिंगर्स एंड 2 थंब होते हैं, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेशन होना 5th वीक में स्टार्ट हो गया। देन आ जाते हैं 6th वीक। सो 6th वीक इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मेन वाइटल्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। हार्ट जो होता है हमारा वो हमारे 4th से 6th वीक में कंप्लीट अपना बन जाता है। ठीक है, कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। कंप्लीट फॉर्मेशन होने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, अब उसकी फंक्शनिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, हार्ट स्टार्ट बीटिंग इन अ रेगुलर रिदम। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी, या कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ द फीटल लाइफ, हार्ट रेट कितनी होती है नॉर्मल, इट इज बिटवीन 120 से 160 होती है हमारी। ठीक है, तो 120 से 160 होती है। अगर हार्ट रेट में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो हम फर्दर असेसमेंट करते हैं बेबी और मदर दोनों का। तो इन्होंने बताया हुआ है कि हार्ट स्टार्ट बीटिंग इन अ रेगुलर रिदम। तो रेगुलर रिदम के अकॉर्डिंग हमारी 120 से 160 के बीच में हार्ट रेट आनी चाहिए बीट्स पर मिनट में। ठीक है, यूनिट इज बीट्स पर मिनट। आर्म बर्ड्स एंड द टेल आर विजिबल। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, 5th वीक में हमारे क्या हो रहे थे कि फिंगर्स का और थंब का डिवीजन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब हम विजुअल देख सकते हैं, प्रॉपर इजिली देख सकते हैं कि बेबी के सारी फिंगर्स बन चुकी हैं एंड बेबी का थंब भी बन चुका है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है। हिपैटिक प्लेट्स अपीयर हो गई हैं। हिपैटिक मींस, हिपैटिक एक मेडिकल वर्ड है जिसको हम कॉमनली जानते हैं लीवर से। तो हिपैटिक में क्या हो रहा है या लीवर में क्या हो रहा है, उसकी फर्स्ट सेल लेयर बनना स्टार्ट हो गई है। तो 5th वीक में हमारा क्या हो रहा है, जो लीवर है, हमारी पूरी बॉडी तो हम सब जानते हैं कि सेल्स से मिलके बनती है। तो हर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स हर एक ऑर्गन को मेंटेन करके रखता है, बनाता है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा लीवर है या हिपैटिक है उसकी फर्स्ट लेयर सेल्स की कंप्लीट हो चुकी है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न बन चुका है। अगर बोन की बात करें तो यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न किसका, स्पाइनल कॉर्ड की वर्टीब्रा का। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारी वर्टीब्रा से मिलके बनी है। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी एक वर्टीब्रा की अगर बात करें तो हर वर्टीब्रा के पास अपना एंटीरियर पोर्शन एंड पोस्टीरियर पोर्शन दोनों ही होता है। ठीक है, इनका पर्टिकुलर अपना वर्क भी अलग अलग होता है। सो अगर हमने क्रॉस सेक्शन किया है और एक वर्टीब्रा को हमने विजुलाइज किया है तो यहाँ पे देखिए, डोर्सल हॉर्न मतलब पोस्टीरियर पोर्शन एंड वेंट्रल हॉर्न मींस एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, तो डोर्सल क्या करता है, हमारी सेंसरी वर्क करता है एंड वेंट्रल हमारी क्या करता है, मोटर वर्क करता है। ठीक है, तो डोर्सल का फंक्शन क्या है कि ये जितनी भी सेंसेस हैं उनको एक्टिवेट करके रखता है। मान लीजिए मैंने आपको पिंच किया, आपको पेन हुआ, वो पेन कौन इंफॉर्मेशन कौन पास कर रहा है, डोर्सल हॉर्न। ठीक है, किसको पास कर रहा है, ब्रेन को। अब ब्रेन ने क्या किया कि उसका रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, ब्रेन ने क्या किया, आपके हैंड को अवे कर दिया। ठीक है, दूर हटा दिया। ठीक है, तो ये वाला जो रिस्पॉन्स है दैट इज नोन एज मोटर रिस्पॉन्स, और वो कौन फंक्शनिंग करवा रहा है, दैट इज वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न हमारा मोटर एक्टिविटी में फंक्शन कराता है। देन नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट। सो अब यहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हमारे डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं एट द 6th वीक। सो इंटेस्टाइन हमारे स्मॉल एंड लार्ज दोनों ही इंटेस्टाइन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं 7th वीक। सो 7th वीक में क्या हो रहा है, हमारी फिंगर्स तो कंप्लीटली बनी गई थी। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिंगर्स का कंप्लीट हो चुका है, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिंगर्स का नहीं होना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है ओम्फलोएंट्रिक डक्ट।
ओम्फेलो एंट्रिक डक्ट क्या होती है? ये डक्ट होती है जो कि हमारे इंटरनली डाइजेस्टिव या कह सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को हमारी यॉल्क सैक से डायरेक्टली कनेक्ट कराती है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं देख लीजिए। इसमें कम्युनिकेट करा रही है बिटवीन बहुत सारे ऑर्गन्स और अम्बिलिकल वेसल्स के साथ। सो अगर हम यहाँ इस इमेज के थ्रू देखें, ये है हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अगर अम्बिलिकल कॉर्ड का आप स्टार्टिंग पॉइंट देखिए जो कि बेबी की तरफ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, वो अंदर जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से कनेक्ट होगी। ठीक है, अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी आई अम्बिलिकल कॉर्ड और वो डायरेक्ट अटैच हो गई एक डक्ट से, जिस डक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल इसोफेगस है, हमारा स्टमक है, ठीक है, हमारी आर्टरीज है, ठीक है, पैनक्रियाज है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे एक डक्ट के थ्रू, या कह सकते हैं कि एक डक्ट जो कि इन सबको लिंक करके रख रही है, उसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट किसका है? अम्बिलिकल कॉर्ड का। देन 8th वीक, सो एट दिस वीक embryo has taken to recognize a human shape। यहाँ पे हमारा दिस इज द एंड पॉइंट कि हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है बेबी का। ठीक है, तो एज यू कैन सी दैट इन द इमेज कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये ह्यूमन का बेबी है या ये बर्ड का है या ये किस चीज का है। आप ये इसकी स्पीशीज स्पेशली आप स्ट्रक्चर देके रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम कंफर्म करा सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या ऐसी चीजें हैं जो अधूरी रह गई, ये सारी चीजें हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा 8th वीक में क्या हो गया, सारा शेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब जब जैसे ही हमारे बॉडी का या फीटस का कह सकते हैं सॉरी बेबी का शेप एंड साइज सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उस कंप्लीशन पॉइंट को हम बोलते हैं फीटस। तो अब हमारा एम्ब्रियो जो था वो एम्ब्रियो ना रह के हमारा फीटस बन चुका है। सो 8th वीक में हम एम्ब्रियो को एक सेपरेट नेम से रिकॉग्नाइज कर देते हैं, दैट इज फीटस। क्यों कर देते हैं? ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेज में हमारे फीटस का कंप्लीट शेप एंड साइज हो चुका है। देन फीटस कंटिन्यू टू ग्रो, ऐसे सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, सारे साइज एंड शेप बन चुका है। अब फीटस को क्या करना है? कंटिन्यू करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है इसको। इसके बाद इस स्टेज तक कह सकते हैं कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं, यहां तक हमारे कंप्लीट ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द प्लासेंटा की, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोलॉजी टिल 8 वीक ऑफ द जेस्टेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। सो इसके बाद हम प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लासेंटा का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।